नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज है 8 जून और हम देख रहे हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इनको हम ऑप्शनल टाइप में जो है एक्सप्लेन करेंगे और हर एक ऑप्शन का अलग से एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसमें चाहे जो स्ट्रेटेजी के बनती है या प्रीवियस जो करंट अफेयर बनते हैं वो भी साथ साथ में कवर हो जाए। इस प्रकार ये सिर्फ एक क्वेश्चन न रह के, सिर्फ 10 क्वेश्चन न रह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का भाग 1 जो संबंधित रहेगा पर्यावरण, ऊर्जा और भूगोल से। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य झील को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2026 को मनाया गया जो पर्यावरण दिवस है उसमें हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य या झील है, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झील है जो भारत का 100वां रामसर स्थल, रामसर साइट घोषित किया गया है। 100वां, देखिए 100 रामसर साइट हो गए हैं भारत में, अब 100वां कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का बना है, जिसका घोषणा कब की गई है? पर्यावरण दिवस पर। तो कौन सा अभयारण्य झील है वो? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहाताल। कौन सा? सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहाताल। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित इस प्रसिद्ध गोखुर झील को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? बलिया जिला में, बलिया जिला में पड़ता है और प्रसिद्ध गोखुर झील ये है। 100वें रामसर साइट के रूप में इसको दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 13 रामसर स्थल हैं। कितने? 13। और सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु के अंदर जो है वो है। और रामसर जो संधि है यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है उसके संरक्षण के लिए अपनाई गई थी। भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि कहाँ पर? रामसर शहर कहाँ पर है? ये रामसर शहर ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जो रामसर शहर है 2 फरवरी 1971 की बात है। 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर, वहां पर आर्द्र भूमि है जो वेटलैंड है उसके संरक्षण के लिए ये अपनाई गई थी। और भारत ने संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1 फरवरी 1982 में। 1 फरवरी 1982 में। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो दिया गया है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित इस आर्द्र भूमि को हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। कौन सा? 99वां, 99 कौन सा घोषित किया गया था? शेखा झील पक्षी अभयारण्य। ये भी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। ऑप्शन सी दिया गया है, पटना पक्षी अभयारण्य। देखिए, नाम से लगता है कि ये बिहार की राजधानी होगी पटना, लेकिन वो ये पटना पक्षी अभयारण्य ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित यह भारत का 97वां रामसर स्थल है जिसे जनवरी 2026 में यह दर्जा मिला। जनवरी 2026 में जिसको यह दर्जा दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ये बिहार वाला पटना मत समझ लेना, उत्तर प्रदेश का एटा जिला में स्थित ये है 97वां रामसर जो है इसको घोषित किया गया 2026 में, पटना पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा जो दिया गया है ऑप्शन डी, कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ पर है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जिसे भारत का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया था।
और यह छत्तीसगढ़ का एकलौता रामसर स्थल भी है। छत्तीसगढ़ में कितने रामसर स्थल है? एक। एकलौता कौन सा है? कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कौन सा घोषित किया गया था? 95वां। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि एनुअल सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? देखिए दूसरे नंबर पर कौन बन गया है? दूसरे नंबर पर बन गया है भारत। ऑप्शन बी सही रहेगा, भारत। वार्षिक सौर ऊर्जा वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया भारत ने और दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 37 गीगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि अमेरिका ने इस अवधि में 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। अमेरिका ने 34 और भारत ने कितनी? 37 गीगावाट। इस शानदार प्रगति के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता अब 155 गीगावाट से भी अधिक हो चुकी है और देश की कुल बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल का हिस्सा 51.93% हो गया है। कितना हो गया है? 51.93। गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा कितना हो गया है? 51.93%। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनको देख लेते हैं। चीन, ऑप्शन ए दिया गया है चीन, वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की कुल क्षमता और वार्षिक वृद्धि दर दोनों के मामले में चीन दुनिया भर में पहले स्थान पर काबिज है। पहले स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया भारत ने, तीसरे स्थान पर अमेरिका। ऑप्शन सी दिया गया है यूएसए, अमेरिका। सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका भारत से पिछड़कर वैश्विक सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है। हालांकि यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है अमेरिका, लेकिन सोलर के मामले में अब तीसरे स्थान पर आ गया। पहले पे चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे अमेरिका। ऑप्शन डी दिया गया है जर्मनी, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी है, लेकिन क्षमता वृद्धि के मामले में यह वैश्विक टॉप 2 चीन भारत से पीछे है। प्रश्न नंबर देखेंगे 3। हर वर्ष 7 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम बतानी है, आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? 7 जून को क्या मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। हमें इस बार की 2026 की आधिकारिक थीम बतानी है, क्या है? ऑप्शन बी सही रहेगा, बोझ से समाधान तक। बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा वर्ष 2018 में इस दिवस की स्थापना की गई थी और पहली बार यह 7 जून 2019 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम और सुरक्षित भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। देखिए थीम तो रही है बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह कब से मनाया जाने लगा? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 से इस दिवस की स्थापना की गई थी, जो हर 7 जून को मनाया जाता है। और पहली बार यह कब मनाया गया था? 7 जून 2019 में। 2018 में इसकी स्थापना की गई यूएन द्वारा और 7 जून 2019 को पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जो खाद्य जनित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम और सुरक्षित भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना इसकी क्या है? इसका उद्देश्य है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सभी खेलों के लिए। यह हाल ही में 7 मई को मनाए गए विश्व एथलेटिक दिवस 2026 की आधिकारिक थीम थी। सभी के लिए खेल। सभी के लिए खेल किसकी थीम थी? 7 मई को जो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है 2026 का, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस 2026 मनाया गया, उसकी आधिकारिक थीम क्या थी? सभी के लिए खेल। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है।
हमारी नर्सें हमारा भविष्य है, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। यह चिकित्सा क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाली नर्सों के सम्मान में 12 मई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो 2026 में मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, जो 12 मई को मनाया गया है। 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026। इसकी थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है। ऑप्शन डी दिया गया है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही, यह पर्यावरण और परिस्थिति के संतुलन के लिए 22 मई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम थी। जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2026 की थीम क्या थी? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही। प्रश्न नंबर देखेंगे 4। केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च की गई वैगन आर फ्लेक्स कार की मुख्य तकनीकी विशेषता क्या है? वैगन आर फ्लेक्स जो कार लॉन्च की गई है केंद्रीय मंत्री द्वारा दिल्ली में लॉन्च की गई है, इसकी मुख्य तकनीकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। यह है E20 से लेकर E100 यानी 100% शुद्ध एथेनॉल के मिश्रण पर चल सकती है। 100% शुद्ध एथेनॉल के मिश्रण पर चल सकती है E100। E20 से लेकर E100 100% शुद्ध एथेनॉल के मिश्रण पर चल सकती है। मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित यह भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार है, जिसे उन्नत ECU कैलिब्रेशन तकनीक से तैयार किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण में मददगार है। इसे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है, जो E20 से लेकर E100 100% शुद्ध एथेनॉल के मिश्रण पर चल सकती है। मारुति सुजुकी की यह कार रहेगी। तो भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार है, जिसे ECU कैलिब्रेशन तकनीक पर तैयार किया गया है। कौन सी तकनीक पर? ECU कैलिब्रेशन तकनीक पर तैयार किया गया है। पर्यावरण संरक्षण में यह है महत्वपूर्ण साबित होगी। किसने इसको लॉन्च किया है? देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री कौन है हमारे? हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। और सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी है, उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी देखिए, यह पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलती है। इस कार में कोई सोलर पैनल नहीं है। यह केवल वैकल्पिक और हरित जैविक ईंधन बायोफ्यूल यानी एथेनॉल के मिश्रण पर कार्य करता है। बायोफ्यूल एथेनॉल के मिश्रण पर यह कार्य करती है तकनीक। तो सौर ऊर्जा से ये नहीं चलती है। ऑप्शन गलत रहेगा। ऑप्शन सी दिया गया है, यह भारत की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन चालित कार है। यह कार एथेनॉल पेट्रोल फ्लेक्स इंजन पर काम करती है, न कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर। हाइड्रोजन ये भी गलत है। ऑप्शन डी दिया गया, यह केवल शुद्ध CNG इंजन पर आधारित है। यद्यपि मारुति की कई नई कारें CNG पर चलती है, लेकिन इस विशेष मॉडल वैगन आर फ्लेक्स की एथेनॉल सम्मिश्रण के उपयोग के लिए कस्टमाइज किया गया है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। भाग 2 की बात करेंगे, नियुक्तियां, रक्षा और खेल। इसमें देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए उप प्रमुख बताना है भारतीय वायुसेना के। नए उप प्रमुख बने हैं ऑप्शन ए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 1 जुलाई 2026 से अपना नया कार्यभार संभालेंगे। वह निवर्तमान उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लेंगे। वायुसेना से जुड़े मुख्य तथ्य क्या है? भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान एयर प्रमुख मार्शल अमरप्रीत सिंह है। देखिए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए उप प्रमुख बने हैं।
और वर्तमान में जो प्रमुख है वो एयर मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है नए एयर जो प्रमुख एयर मार्शल हैं, वो प्रमुख कौन है? आशुतोष दीक्षित। इसने किनका स्थान लिया है? नागेश कपूर का। मार्शल नागेश कपूर का इन्होंने स्थान लिया है। कब से अपना जो कार्यभार संभालेंगे? 1 जुलाई 2026 से। और जो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी खुशी में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन बी देखेंगे, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन पिछली करंट अफेयर में काफी बार हम इसको पढ़ चुके हैं। यह हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो नौसेना कमान का नेतृत्व कर रहे हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नौसेना के प्रमुख किसको चुना गया है? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। ऑप्शन सी देखिए, जनरल NS राजा सुब्रमणी। ये भी काफी चर्चा में है। जनरल NS राजा सुब्रमणी कौन है? ये भारत के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का सर्वोच्च दायित्व संभाल रहे हैं। CDS किसको नियुक्त किया गया है नए CDS के रूप में? NS राजा सुब्रमणी। ऑप्शन डी दिया गया है, एयर मार्शल नागेश कपूर। नागेश कपूर के बारे में तो हमने भी पढ़ा था। यह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख है, जो 1 जुलाई 2026 से अपना पद छोड़ रहे हैं, जिनके बाद आशुतोष दीक्षित ये जिम्मेवारी संभालेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? नॉर्वे शतरंज 2026, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद। 20 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित इस टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने इस खिताबी मुकाबले में जर्मनी के प्रसिद्ध खिलाड़ी विंसेंट कीमर को हराकर यह जीत हासिल की है। तो नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित ये टूर्नामेंट हुई थी। 20 साल के ये ग्रैंड मास्टर हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। और किनको इन्होंने हराया? जर्मनी के प्रसिद्ध खिलाड़ी विंसेंट कीमर। इसके अलावा ऑप्शन ए देखिए, आरएनए घोष। आरएनए घोष कौन है? हाल ही में भारत के नवीनतम 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले आरएनए घोष 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मयंक चक्रवर्ती, यह इसी वर्ष 2026 में भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो मयंक चक्रवर्ती 94वें। डी गुकेश। डी गुकेश नाम तो पहले से ही चर्चा में रहा है। डी गुकेश, यह भारत के एक और दिग्गज युवा ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। कैंडिडेट टूर्नामेंट विश्व स्तर पर किसने जीता है? डी गुकेश ने। प्रश्न नंबर 7 देखिए, नवीनतम विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग 2026 में महिलाओं के 57 किलोग्राम भार में किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान हासिल किया है? विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग 2026 में महिलाओं के 57 किलोग्राम भार में किसने? जैस्मिन लैम्बोरिया। जैस्मिन लैम्बोरिया, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। जैस्मिन लैम्बोरिया, हरियाणा की भिवानी की रहने वाली जैस्मिन लैम्बोरिया महिला की 57 किलोग्राम वर्ग में दुनिया के शीर्ष मुक्केबाज बन गई है। उन्होंने हाल ही में मंगोलिया में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है और पोलैंड की जूलिया जोरेमेटा को पछाड़कर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। कहाँ की है ये? भिवानी की रहने वाली है, हरियाणा की भिवानी की रहने वाली है। 57 किलोग्राम भार में दुनिया की शीर्ष मुक्केबाज बन गई है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर ये आयोजित किया गया था? मंगोलिया में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप। कहाँ पर आयोजित हुई थी? मंगोलिया में एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और किसको इन्होंने हराया है? पोलैंड की जूलिया जेरेमेटा पोलैंड की है। जूलिया जेरेमेटा को हराकर ये रैंक इन्होंने हासिल की है 57 किलोग्राम भार में। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है, निखत जरीन।
भारत की स्टार महिला मुक्केबाज और विश्व चैंपियन है जो आमतौर पर 50 से 52 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करती है। 50 से 52 में कौन करती है? निखत जरीन। लवलीना बोरेगेन बोरगोहेन लवलीना बोरगोहेन असम की रहने वाली प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता है जो मिडिल वेट 75 किलोग्राम भार में खेलती है। 75 किलोग्राम भार जो मिडिल वेट है उसमें कौन खेलती है? लवलीना बोरगोहेन। कहाँ की रहने वाली है? असम की। डी है मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में तो आप जानते ही हैं सब। मैरी कॉम जो है भारत की महानतम मुक्केबाज और 6 बार विश्व चैंपियनशिप रही है, जिन्हें खेल जगत में मैग्निफिसेंट मैरी के रूप में जाना जाता है। मैग्निफिसेंट मैरी के रूप में जाना जाता है किसको? मैरी कॉम को। 6 बार विश्व चैंपियनशिप ये रह चुकी है। कितनी बार रह चुकी है? 6 बार। अब हम बात करेंगे भाग 3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नियुक्तियां और बुनियादी ढांचे से संबंधित क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने मिलकर दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस शहर में क्रिस्टल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया है? क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ कहां पर किया है? भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली रहेगा। भारत के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और यूके के विदेश मंत्री यवेट कपूर ने नई दिल्ली में इस विशेष ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है। यह टैक्समिन आईआईटी आईएसएम धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन की निगरानी करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। देखिए, भारत और यूके ने मिलकर भारत की जो टैक्समिन आईआईटी आईएसएम धनबाद है, धनबाद आईआईटी और कैम्ब्रिज जो यूके का है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, उन्होंने मिलकर ये पहल की है। नई दिल्ली में इस ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की गई है। कौन रहे इसमें? जो भारत के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, भारत के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और यूके के विदेश मंत्री येवेट कपूर नई दिल्ली में इस ऑब्जर्वेटरी की उन्होंने मिलकर शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? जो लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी सप्लाई की निगरानी करना और चीन पर निर्भरता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, एक सैन्य अभ्यास भी है। भारत और यूके के बीच 3 प्रमुख सैन्य अभ्यास होते हैं। यूके के बीच और भारत के बीच 3 सैन्य अभ्यास प्रमुख होते हैं। कौन से? कोंकण नौसेना का, अजय वॉरियर थल सेना का और इंद्रधनुष वायुसेना। 3 महत्वपूर्ण ये युद्धाभ्यास है भारत और यूके के बीच, याद रखिएगा। कौन कौन से? कोंकण तट आपने सुना होगा, नौसेना का अभ्यास कोंकण, अजय वॉरियर थल सेना का कौन सा? अजय वॉरियर, और इंद्रधनुष वायुसेना। देखिए, इंद्रधनुष जो वायु से संबंधित है, आकाश में ये बनता है, इसलिए वायुसेना याद रखिए। कोंकण तट है नौसेना याद रखिए, और अजय वॉरियर रखिए थल सेना। ऑप्शन बी दिया गया है मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी है जहां हाल ही में कॉर्पोरेट और रिसर्च के क्षेत्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर का फ्रेग्रेंस हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, आप ये तो सभी जानते हैं कि वित्तीय राजधानी कॉर्पोरेट और रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसके फ्रेग्रेंस हब की स्थापना करने का निर्णय कहां पर लिया गया है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन सी दिया गया है लंदन। यूके की राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी है, लेकिन इस विशेष क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की भारत की राजधानी नई दिल्ली में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहां यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित कर रही है। जो यूके की यूनिवर्सिटी है अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित कहाँ पर कर रही है? बेंगलुरु के अंदर यूके की यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित कर रही है। बेंगलुरु के अंदर कर्नाटक की राजधानी है, उसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी स्तर पर नव प्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र पहल का शुभारंभ किसने किया है? नवाचार मंत्र। भारत के छोटे शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नव प्रवर्तनों को सशक्त बनाने के लिए
इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जयंत चौधरी। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने आईआईटी दिल्ली में इस राष्ट्रीय पहल का भव्य शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के शुरुआती चरण के उद्यमियों और लोकल इन्वेस्टर को तकनीक व प्रशासनिक सहायता देकर मजबूत करना है। लोकल जो ग्रामीण अपने हुए हैं इन्वेस्टर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह पहल जो है नवाचार मंत्र शुरू किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। किसने इसका शुभारंभ किया है? जयंत चौधरी। कौन है जयंत चौधरी? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी। कहाँ पर? आईआईटी दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन ए देखिए, अमित शाह दिया गया है। अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 73वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता की थी। केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह। मेघालय की राजधानी शिलांग है, वहां पर उन्होंने क्या किया? पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 73वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने वहां पर की। ऑप्शन बी दिया गया है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी कौन है? देश के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री है जिन्होंने हाल ही में यूके के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर खनिज क्षेत्र से जुड़ी एक विशेष ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है। यूके के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर खनिज क्षेत्र में एक विशेष ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है केंद्रीय कोयला और खान मंत्री है किशन रेड्डी। ऑप्शन सी दिया गया, नरेंद्र मोदी आप सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री है जिनकी अध्यक्षता में हाल ही में देश के 4 राज्यों में 24,249 करोड़ से अधिक की बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी मिली है। कितनी? 24,249 करोड़। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम यूके के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को भारत के बेंगलुरु शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दी है? यूके का देखिए एक यूनिवर्सिटी हमने बात की थी कि भारत में जो अपनी शाखा खोल रही है, अपना कैंपस स्थापित कर रही है बेंगलुरु शहर में, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी ये बेंगलुरु है। तो हमें बताना है किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत में ये जो है कैंपस स्थापित करने जा रहा है? इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी, लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत लिवरपूल विश्वविद्यालय को बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड के पास एलम्बिक सिटी में अपना कैंपस संचालित करने के लिए अंतिम अनुमोदन पत्र सौंपा है। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को देश के भीतर ही विश्व स्तरीय ब्रिटिश डिग्री और रिसर्च के अवसर प्रदान करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। तो अपना कैंपस स्थापित करने के लिए बेंगलुरु में इसको मंजूरी दे दी गई है ताकि भारतीय स्टूडेंट जो है वो अपना विश्व स्तरीय ब्रिटिश डिग्री और रिसर्च के अवसर भारत में इनको प्राप्त हो सके, विदेश में इनको न जाने की जरूरत पड़े। ऑप्शन सी दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही प्रसिद्ध यूके की ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, लेकिन भारत में बेंगलुरु में कैंपस खोलने की आधिकारिक मंजूरी से नहीं बल्कि लिवरपूल यूनिवर्सिटी को मिली है। ऑप्शन ए दिया गया है आईआईटी बॉम्बे। यह भारत का अपना प्रीमियर संस्थान है जिसके मुंबई कैंपस ने हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा देश का पहला और वैश्विक स्तर पर तीसरा वर्ल्ड क्लास फ्रेग्रेंस हब स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रेग्रेंस हब देखिए भारत का तो ये पहला रहेगा और वैश्विक स्तर पर ये तीसरा वर्ल्ड क्लास फ्रेग्रेंस हब रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा ये जो है मुंबई कैंपस, आईआईटी मुंबई कैंपस में ये इसको मंजूरी मिली है इसको स्थापित करने की। ऑप्शन डी दिया गया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये भी क्या है? यूके के शीर्ष एक विश्वविद्यालय में से एक है जिनकी हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च हुई क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के लिए भारतीय संस्थानों टैक्समिन के साथ हाथ मिलाया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने मिला है जो हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च हुई है, जो क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है, तो उसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। हमने बड़ी डिटेल में इनको कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।